नीतीश ने बेसिक फोर्जिंग रूम का भारी दरवाजा बंद किया। बाहर का शोरगुल, खिलाड़ियों की चिल्लाहट और कहानी के क्वेस्ट का उत्साह दरवाजा बंद होते ही गायब हो गया। अब कमरे में केवल भट्टी की धधकती आग और हथौड़ों की गूंज सुनाई दे रही थी। ये एक छोटी सी जगह थी, लेकिन नीतीश के लिए ये किसी सोने की खदान से कम नहीं थी। अब असली काम शुरू होता है। नीतीश ने गहरी सांस ली। उसने अपने बैग से दार्शनिक पत्थर फिलोसोफर स्टोन निकाला। भट्टी की आग की रोशनी में वो लाल पत्थर एक धड़कते हुए दिल की तरह चमक रहा था। नीतीश ने जमीन पर खरीदे गए पत्थरों स्टोन्स का एक बड़ा ढेर लगा दिया। ये वही पत्थर थे जिन्हें अन्य खिलाड़ी बेकार समझकर 10 कॉपर प्रति स्टैक में बेच गए थे। परिवर्तन। नीतीश ने अपना हाथ हिलाया। दार्शनिक पत्थर से एक लाल किरण निकली और पत्थरों के ढेर को ढक लिया। सिस्टम। दार्शनिक पत्थर सक्रिय। पत्थरों को परिष्कृत किया जा रहा है। एक हल्की गड़गड़ाहट हुई और पत्थरों का रंग बदलने लगा। ग्रे रंग का खुरदरा पत्थर धीरे धीरे पिघलकर धातु की चमक में बदल गया। कुछ ही सेकंड में पत्थरों का वो ढेर तांबे के अयस्क, कॉपर ओर और कांस्य अयस्क, ब्रॉन्ज ओर के ढेर में बदल गया। नीतीश की आंखों में चमक आ गई। सफलता दर 100% है। उसने मन ही मन गणना की। बाजार में एक कॉपर ओर की कीमत 2 सिल्वर तक जा सकती है और मैंने इसे कचरे के भाव में बनाया है। लेकिन उसका लक्ष्य सिर्फ अयस्क बेचना नहीं था। उसका लक्ष्य था गैरिसन कवच, गैरिसन आर्मर बनाना। उसने अपनी इन्वेंट्री से गैरिसन कवच निर्माण डिजाइन निकाला और उसे सीखा। सिस्टम। आपने गैरिसन कवच कान से रैंक बनाना सीख लिया है। नीतीश ने हथौड़ा उठाया। उसके पिछले जीवन का 10 वर्षों का अनुभव उसकी मांसपेशियों में जाग उठा। भले ही उसका चरित्र अभी अप्रेंटिस था, लेकिन उसका दिमाग एक ग्रैंड मास्टर का था। टन टन टन। गर्म धातु पर हथौड़े की चोट पूरे कमरे में गूंजने लगी। नीतीश की लय एकदम सटीक थी। हर चोट के साथ धातु आकार ले रही थी। फोर्जिंग बार धीरे धीरे बढ़ने लगा। फोर्जिंग प्रगति 30%, 60%, 90%। अचानक एक हरी रोशनी चमकी। सिस्टम। फोर्जिंग सफल। आपको गैरिसन कवच कान से रैंक प्राप्त हुआ है। सिस्टम। फोर्जिंग में निपुणता +2। नीतीश ने कवच को उठाया। ये एक भारी छाती का कवच चेस्ट प्लेट था जो गहरे हरे रंग की धातु से बना था। गैरिसन कवच कान से रैंक प्लेट आर्मर लेवल 3। रक्षा डिफेंस +24। ताकत स्ट्रेंथ +2। सहन शक्ति एंड्योरेंस +3। अतिरिक्त प्रभाव HP +200। बेहतरीन। नीतीश मुस्कुराया। लेवल 3 के खिलाड़ी के लिए यह कवच एक वरदान था। खासतौर पर +200 HP का मतलब था कि एक टैंक खिलाड़ी अब बॉस मॉन्स्टर के हमलों को आसानी से झेल सकता था। और सबसे बड़ी बात, नीतीश ने अभी अभी जो छोटे मत्स्य पुरुषों का विद्रोह, लिटिल फिशमैन्स रिबेलियन क्वेस्ट शुरू किया था, उसमें मछली मानव फिशमैन बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते थे। इस कवच के बिना उस क्वेस्ट को पूरा करना लगभग असंभव होगा। मैंने समस्या पैदा की, क्वेस्ट ट्रिगर किया और अब मैं ही उसका समाधान कवच बेचूंगा। नीतीश ने एक व्यापारी की तरह सोचा। अगले 1 घंटे तक नीतीश रुका नहीं। उसका हथौड़ा मशीन की तरह चलता रहा। दार्शनिक पत्थर की मदद से उसके पास अयस्क की कोई कमी नहीं थी। टन टन टन। एक के बाद एक गैरिसन कवच तैयार होते गए। जब 1 घंटा पूरा हुआ तो नीतीश पसीने से तरबतर था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। उसके बैग में अब 20 गैरिसन कवच पड़े थे। उसने कमरे का किराया और बढ़ाया और काम जारी रखा। वो जानता था कि जैसे ही गिल्ड्स को पता चलेगा कि ये क्वेस्ट कितना कठिन है, वे किसी भी कीमत पर अच्छे उपकरण खरीदना चाहेंगे। 2 घंटे बाद नीलामी घर, ऑक्शन हाउस। नीतीश अपना काम खत्म करके बाहर आया और सीधे नीलामी घर की ओर गया। उसने ये जांचने के लिए पैनल खोला कि उसकी पिछली नीलामी का क्या हुआ। जैसे ही उसने स्क्रीन देखी, वो हैरान रह गया। उसका रहस्यमय लोहे का कवच, मिस्टीरियस आयरन आर्मर, जिसे उसने 25 सिल्वर की शुरुआती कीमत पर रखा था, वो 30 सिल्वर में बिक चुका था। और उसके द्वारा रखे गए 5 कांस्य उपकरण भी अच्छे दामों पर बिक चुके थे। सिस्टम। नीलामी सफल। हैंडलिंग शुल्क काटने के बाद आपको कुल 54 सिल्वर और 30 कॉपर प्राप्त हुए हैं। 55 सिल्वर। इस समय एक औसत खिलाड़ी के पास शायद 50 कॉपर भी ना हो और नीतीश के पास 50 सिल्वर से अधिक थे। वो रेड लीफ टाउन का सबसे अमीर खिलाड़ी बन चुका था। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। नीतीश ने अपने बैग में रखे 20 गैरिसन कवच को देखा। उसने नीलामी पैनल खोला और गैरिसन कवच को सूचीबद्ध करना शुरू किया। लेकिन उसने सभी 20 एक साथ नहीं डाले। उसने एक चाल चली। उसने केवल 2 गैरिसन कवच नीलामी में डाले। गैरिसन कवच शुरुआती बोली 10 सिल्वर। बाय आउट कीमत 30 सिल्वर। 10 सिल्वर एक पागलपन भरी कीमत थी, लेकिन नीतीश जानता था कि बड़े गिल्ड्स जैसे असैसिन्स अलायंस और ओरोबोरोस अब हताश होंगे। ठीक उसी समय वर्ल्ड चैनल पर संदेशों की बाढ़ आ गई थी। वर्ल्ड चैनल।
हे भगवान, ये छोटे मछली मानव बहुत ताकतवर हैं। वे एक ही झटके में हमारे टैंक की आधी एचपी खा गए। हमें बेहतर उपकरणों की जरूरत है, वरना हम ये क्वेस्ट कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। क्या किसी के पास उच्च रक्षा वाला कवच है? हम खरीदने को तैयार हैं। नीतीश ने वर्ल्ड चैनल के संदेशों को पढ़ा और उसके होठों पर मुस्कान तैर गई। मांग पैदा हो चुकी है, उसने खुद से कहा। अब आपूर्ति का समय है। उसने अपना नाम छिपाते हुए अनोनिमस आईडी नीलामी में एक संदेश जोड़ा। सर्वश्रेष्ठ डिफेंसिव गियर, लेवल 3 गैरिसन कवच, केवल 2 पीस उपलब्ध, पहले आओ पहले पाओ। जैसे ही ये आइटम नीलामी घर में दिखाई दिया, रेड लीफ टाउन के सभी बड़े गिल्ड्स के रडार बज उठे। नीतीश ने पत्थरों का एक गट्ठा निकाला और उसे मेज पर रख दिया। पत्थरों के ढेर में कुल 100 टुकड़े थे। वे तुरंत गोल मेज पर भर गए, कुछ तो जमीन पर भी गिर गए। अब देखते हैं कि तुम वास्तव में कितने अच्छे हो। नीतीश ने मुस्कुराते हुए गहरे लाल रंग का दार्शनिक पत्थर उठाया। अगर किसी और ने दार्शनिक पत्थर देख लिया होता तो नीतीश को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते। इसीलिए नीतीश ने एक फोर्जिंग रूम किराए पर लिया था। उसकी अनुमति के बिना कोई भी उस कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता था। नीतीश ने मेज से पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उस पर दार्शनिक पत्थर का प्रयोग किया। सिस्टम, क्या आप मौलिक शोधन के लिए दार्शनिक पत्थर का उपयोग करना चाहते हैं? नीतीश ने तुरंत हाँ चुना। इसके बाद दार्शनिक पत्थर से हल्की लाल रोशनी निकलने लगी। एक रहस्यमयी शक्ति पत्थर में प्रवाहित होने लगी। बैंग! मुट्ठी के आकार का पत्थर अचानक पीली रेत में बदल गया और जमीन पर बिखर गया। नतीजा एक विफलता थी। हालांकि परिणाम देखकर नीतीश ने शांत मुस्कान बिखेरी। इससे वो जरा भी विचलित नहीं हुआ। इसके बाद उसने एक और पत्थर उठाया और दोबारा कोशिश की। अयस्क बहुत कीमती था। एक सामान्य तांबे का अयस्क 2 तांबे के सिक्कों में बिकता था। अगर इसे किसी एनपीसी को बेचा जाता तो इसकी कीमत केवल 1 तांबे का सिक्का होती थी। 100 तांबे के अयस्क का एक गट्ठा गिल्ड को 200 तांबे के सिक्कों में बेचा जा सकता था, और फिर भी गिल्ड इसके लिए आपस में होड़ करते थे। पत्थर के एक गट्ठे की तुलना में जो केवल 10 तांबे के सिक्कों में बिकता था, तांबे का अयस्क बहुत महंगा था। तत्व शोधन प्रक्रिया द्वारा पत्थर से धातु तत्व निकाला गया। हालांकि कुछ पत्थरों में धातु तत्व मौजूद नहीं था, इसीलिए उनका रेत में परिवर्तित होना स्वाभाविक था। ऐसी विफलताएं बहुत आम थीं। बैंग बैंग बैंग! लगातार 10 बार कोशिश करने के बाद भी अयस्क नहीं मिला। नीतीश थोड़ा निराश होने लगा। सफलता दर बहुत कम थी। नीतीश को तो ये भी शक होने लगा था कि इन पत्थरों को किसी रेगिस्तान से चुनकर लाया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ की सारी रेत पीली हो गई। चिंता मत करो, अभी बहुत सारे पत्थर बचे हैं। नीतीश ने गहरी सांस ली और खुद को दिलासा दिया। उसने एक और पत्थर का टुकड़ा उठाया और एक बार फिर मौलिक परिष्करण का प्रयास किया। भैंग! इस बार भी पत्थर बिखर कर रेत का ढेर बन गया। हालांकि पीले कणों के बीच में एक धातु का टुकड़ा था जिसमें बैंगनी लाल चमक थी। ये तांबे का अयस्क था। तांबे के अयस्क का पहला टुकड़ा हाथ में आते ही नीतीश ने राहत की सांस ली। उसके हाथ अब और तेजी से चलने लगे। पत्थर की मेज के ऊपर रखे सभी पत्थर पल भर में पीली रेत में बदल गए। पत्थरों के ढेर से कुल 23 तांबे के अयस्क और 2 कांसे अयस्क निकले। तांबे के अयस्क की तुलना में कांसे अयस्क की कीमत 3 गुना थी। एनपीसी को बेचने पर इनकी कीमत 3 तांबे के सिक्के थी। कांसे अयस्क की दुर्लभता के कारण खिलाड़ी इन्हें 7 तांबे के सिक्कों प्रति पीस के हिसाब से खरीदते थे। मेज पर रखे अयस्कों को देखकर नीतीश को लगा कि दार्शनिक पत्थर सचमुच एक सोने की खान है। भले ही दार्शनिक पत्थर इस समय क्षतिग्रस्त था, फिर भी ये असाधारण था। यही कारण था कि कई राज्य अपनी सेनाएं जुटाकर दार्शनिक पत्थर के लिए लड़ने को तैयार थे। नीतीश ने अयस्कों को मेज पर रखा और पत्थरों का एक और ढेर बाहर निकाला। पत्थरों के ढेर एक के बाद एक गायब होते चले गए, जबकि पीली रेत का ढेर एक छोटी पहाड़ी के रूप में जमा हो गया था। सौभाग्य से गढ़ाई कक्ष को एक बटन दबाकर साफ किया जा सकता था। क्लीन बटन दबाते ही पीली रेत की छोटी पहाड़ी आंखों से ओझल हो गई। 1 घंटे का समय बिताने के बाद नीतीश ने पत्थरों के 40 ढेर परिष्कृत किए। उसे तांबे के अयस्क के 7 से कुछ अधिक ढेर और कांसे अयस्क का 1 से कुछ अधिक ढेर प्राप्त हुए। यदि नीतीश इन्हें बेचता तो इनकी कीमत 20 से अधिक चांदी के सिक्के होती। वहीं इन अयस्कों को प्राप्त करने की लागत केवल 4 चांदी के सिक्के थी। अंतर कीमत का 5 गुना था। ये एक पूर्ण लाभ था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अयस्क बहुत कम मात्रा में गिरते थे, इसीलिए उन्हें थोक में खरीदना असंभव था। नीतीश को फोर्जिंग रूम से निकलते ही एक सिस्टम नोटिफिकेशन मिला। सिस्टम, नीलामी घर में आपके द्वारा रखा गया वायलेंट बियर आर्मर बिक गया है। प्रक्रिया शुल्क काटने के बाद आपके बैग में 31 चांदी और 53 तांबे के सिक्के जमा कर दिए गए हैं। सिस्टम, आपने नीलामी घर में जो डार्क स्टार बूट्स रखे थे वे बिक गए हैं। प्रक्रिया शुल्क काटने के बाद आपके बैग में 3 चांदी और 21 तांबे के सिक्के जमा कर दिए गए हैं। डैश डैश। ऑक्शन हाउस से लगातार मिल रही सूचनाओं के कारण नीतीश के होठों पर मुस्कान आ गई। जैसा कि उम्मीद थी, प्रतिस्पर्धा जितनी ज्यादा होगी कीमत उतनी ही बढ़ेगी। नीतीश बेचे गए सामानों की कीमत से बहुत संतुष्ट था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ढाल योद्धाओं के लिए रहस्यमयी लोहे की प्लेट वाला कवच 30 चांदी के सिक्कों से भी ज्यादा में बिक सकता है। लगता है कि व्हाइट रिवर सिटी के प्रभाव क्षेत्र में बहुत सारे धनी लोग थे। उपकरण बेचने के बाद नीतीश अचानक एक धनी उद्योगपति बन गया था।
उसकी जेब में 50 से अधिक चांदी के सिक्के थे और अब उसका आत्मविश्वास भी बदल गया था। फिलहाल खिलाड़ियों को अपने पास 20 से 30 तांबे के सिक्के पाकर भी खुशी होगी। नीतीश के पास पहले से ही 50 से अधिक चांदी के सिक्के थे। जेंटल स्नो द्वारा उसे दिए जाने वाले चांदी के सिक्कों को मिलाकर अगर नीतीश अपने पास मौजूद तांबे के अयस्क को तुरंत बेच दे तो वो पल भर में सोने से मालामाल हो जाएगा। हालांकि वो अयस्कों को नहीं बेचेगा, ये अयस्क ही नीतीश के लिए बड़ी कमाई का आधार थे। इसके बाद नीतीश ने गढ़ाई कक्ष को एक और घंटे के लिए किराए पर लिया। उसने बचे हुए पत्थरों को अयस्कों में बदल दिया। इस बार उसकी किस्मत अच्छी थी। 45 गट्ठों पत्थरों से उसे 10 गट्ठों तांबे का अयस्क और 2 गट्ठों का कांसे अयस्क प्राप्त हुआ। इसके साथ ही नीतीश के पास तांबे के अयस्क के कुल 17 ढेर और कांसे के अयस्क के 3 ढेर हो गए थे। नीतीश को इन सभी का उपयोग करने में काफी समय लगेगा। अब हाथ में पैसे लेकर नीतीश एक बार फिर फोर्जिंग एसोसिएशन के केंद्रीय क्षेत्र प्रशासनिक क्षेत्र में पहुंचा। फिलहाल गिल्डों द्वारा प्रशिक्षित कई फोर्जर खिलाड़ी फोर्जिंग रूम किराए पर ले रहे थे। ये तो सरासर अन्याय है। 1 घंटे के लिए 5 कॉपर लगते हैं। मेरे गिल्ड ने मुझे 30 कॉपर दिए हैं। ये बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। ये तो पहले से ही अच्छा माना जाता है। कम से कम उपकरण तो सब मौजूद हैं। लोहे का काम करने वाले उपकरणों को ही देख लो। सबसे आम उपकरण के लिए भी कुछ चांदी के सिक्के लगते हैं। पूरे सेट की कीमत 30 से अधिक चांदी की होगी। ये तो सरासर लूट है। आपने अभी तक इंटरमीडिएट फोर्जिंग रूम नहीं देखा है। इसकी कीमत 1 सिल्वर प्रति घन का है, लेकिन ये कमरा आपकी सफलता दर को केवल 3% ही बढ़ाता है। यहाँ तक कि एक बेहतरीन गिल्ड भी इतनी कीमत वहन नहीं कर पाएगा। कुछ फोर्जर लगातार शिकायत करते रहे। वे फोर्जिंग एसोसिएशन द्वारा निर्धारित कीमतों से घोर असंतुष्ट थे। हालांकि उनकी आवाज में शेखी बघारने का भाव भी झलक रहा था। आखिरकार उन्हें अपने गिल्ड का समर्थन प्राप्त था, जबकि सामान्य खिलाड़ी फोर्जिंग रूम किराए पर भी नहीं रह सकते थे। फोर्जिंग लेवल बढ़ाने की तो बात ही दूर। नीतीश इन खिलाड़ियों के चारों ओर घूमते हुए एसोसिएशन के मैनेजर की ओर बढ़ा और बोला, मैं एक इंटरमीडिएट फोर्जिंग रूम किराए पर लेना चाहता हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इसे कितने समय के लिए किराए पर लेना चाहते हैं? एसोसिएशन के मैनेजर, जो कि पीले चेहरे वाला युवक था, ने उत्साह से पूछा। फिलहाल अधिकांश साहसी लोग गरीब थे। उनमें से हर कोई केवल साधारण लोहार खाने किराए पर लेता था, और वो भी अनिच्छा से। इसीलिए जब प्रबंधक ने नीतीश जैसे धनी साहसी को देखा तो उसके सेवा भाव में एक बड़ा बदलाव आया। समय को देखते हुए वास्तविक दुनिया में इस समय सुबह का समय था। वर्चुअल गेमिंग हेलमेट का उपयोग करते समय कोई भी ईश्वर के क्षेत्र में बहुत देर तक नहीं रह सकता था। तो फिर 2 घंटे नीतीश ने कुछ सोचने के बाद कहा, ठीक है, ये रही आपकी चाबी। कुल मिलाकर 2 चांदी के सिक्के लगेंगे। मैनेजर ने मुस्कुराते हुए चाबी नीतीश को सौंप दी। नीतीश ने 2 चमकदार चांदी के सिक्के निकाले, उन्हें मेज पर रखा और जाने के लिए मुड़ गया। जो खिलाड़ी पहले जाली मुद्रा बनाने वाली संस्था की धूर्तता पर चर्चा कर रहे थे, वे सब अवाक रह गए। उन्हें लगा जैसे उन्हें भ्रम हो रहा हो, लेकिन मेज पर सचमुच चांदी के सिक्के थे, न कि लाल पीले तांबे के सिक्के। अरे बाप रे, एक बड़ा उद्योगपति, एक पुरुष एलिमेंटलिस्ट ने ईर्ष्या से कहा। भाई टाइकून, क्या आपको किसी साथी की जरूरत है? एक और खूबसूरत और चुलबुली महिला खिलाड़ी ने नीतीश को आंख मारी, मानो उसकी तारीफ कर रही हो। क्या ये सब काला धन नहीं है? मैं उससे 1 कदम आगे बढ़कर मध्यवर्ती स्तर का लोहार प्रशिक्षु जरूर बनूंगा, एक पुरुष पुजारी ने चिढ़कर कहा। हालांकि वो जानता था कि यह असंभव था। मध्यवर्ती स्तर के लोहार कक्ष की सुविधाएं सामान्य स्तर के कक्ष से कहीं बेहतर थीं। देखने में तो केवल कक्ष के कारण लोहार बनाने की सफलता दर में केवल 3% की वृद्धि हुई, लेकिन कक्ष में मौजूद सुविधाओं को शामिल करने पर सफलता दर में कम से कम 5% की वृद्धि हुई। एक जालसाज के लिए सफलता दर में 5% का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के अंतर के समान था। नीतीश ने उस फ्लर्ट करने वाली युवती को नजरअंदाज किया और इंटरमीडिएट फोर्जिंग रूम की चाबी लेकर सीधे दूसरी मंजिल पर चला गया। फोर्जिंग एसोसिएशन की पहली मंजिल पर केवल बेसिक फोर्जिंग रूम थे, जबकि इंटरमीडिएट फोर्जिंग रूम दूसरी मंजिल पर स्थित थे। पहली मंजिल की तुलना में दूसरी मंजिल पर बहुत कम लोग थे। केवल एनपीसी ही घूम रहे थे। खिलाड़ी इस जगह पर बिल्कुल नहीं आते थे। साथ ही इंटरमीडिएट फोर्जिंग रूम केवल 20 थे, जबकि बेसिक रूम 50 थे। नीतीश इंटरमीडिएट फोर्जिंग रूम में घुस गया। कमरा बहुत बड़ा और परिष्कृत था। उपलब्ध सुविधाएं भी बेसिक रूम से बेहतर थीं, खासकर हथौड़ा और ज्वाला। ये दोनों वस्तुएं बिल्कुल भी साधारण नहीं थीं। नीतीश ने लोहे की मेज पर रखे चांदी सफेद हथौड़े को उठाया। 100 रिफाइनमेंट हैमर, कांस्य रैंक। प्रकार फोर्जिंग आइटम। प्रभाव, फोर्जिंग करते समय सफलता दर 3% बढ़ जाती है। आवश्यकताएं, शक्ति 4। ये अकेला 100 रिफाइनमेंट हैमर ही खिलाड़ियों को मिलना मुश्किल था। एनपीसी द्वारा बेचे जाने वाले सबसे अच्छे हथौड़े कॉमन हैमर थे, जिनसे सफलता दर नहीं बढ़ती थी। इस हथौड़े को चुराना भी असंभव था, क्योंकि खिलाड़ी कमरे की वस्तुओं को बाहर नहीं ले जा सकते थे। यहाँ की ज्वाला भी असाधारण थी। सामान्य सिंदूरी पीले रंग के बजाय यहाँ की ज्वाला सिंदूरी हरे रंग में चल रही थी। ये एक सामान्य ज्वाला नहीं थी, बल्कि एक रहस्यमयी ज्वाला थी। नीतीश ने उसके विवरण पर एक नजर डाली। स्कारलेट डेविल फ्लेम, टियर 1 रहस्यमयी ज्वाला। विशेष वस्तु, इसमें अत्यधिक उच्च तापमान होता है। इस ज्वाला से पिघली हुई वस्तुओं में उच्च शुद्धता होगी। जब औषधि को परिष्कृत करते हैं या वस्तुओं को गढ़ते हैं तो सफलता दरों में निश्चित वृद्धि होगी।
रहस्यमयी ज्वालाएं दुर्लभ और शक्तिशाली होती थीं। उन्हें 9 स्तरों टीयर्स में वर्गीकृत किया जा सकता था। पहला स्तर सबसे कमजोर और 9वां सबसे मजबूत। हालांकि पहला स्तर भी खिलाड़ियों के लिए प्राप्त करना आसान नहीं था। इनकी कीमत गॉड्स डोमेन में बहुत अधिक थी। एक बार एक टीयर 4 ज्वाला के लिए 10 प्रथम श्रेणी के गिल्ड आपस में लड़े थे। लाखों खिलाड़ियों की मौत के बाद वह ज्वाला वर्ल्ड डोमिनेटर्स गिल्ड के हाथ लगी, जिससे उनका एक मास्टर पोशन मेकर रातों रात ग्रैंड मास्टर बन गया। नीतीश के मन में जलती हुई रहस्यमयी ज्वाला को देखकर एक बड़ी लालसा थी। ये एक फोजर की प्यास थी। उसे अचानक याद आया कि गॉड्स डोमेन के शुरू होने के दूसरे महीने में ग्लोरियस लाइट नामक एक गिल्ड को आइस ब्लू डेविल फ्लेम टीयर 2 मिली थी। आइस ब्लू डेविल फ्लेम, नीतीश ने मन ही मन सोचा। भविष्य में मुझे उसे हासिल करना होगा। ये मुझे एक सच्चा फोजर बनने में मदद करेगी। हालांकि उसे प्राप्त करने के लिए अभी उसे बहुत तैयारी करनी थी। इसके बाद नीतीश ने गैरिसन कवच का फोजिंग डिजाइन निकाला और उसे सीखा। सिस्टम, आपने गैरिसन आर्मर बनाना सीख लिया है। नीतीश ने सभी आवश्यक सामग्री पत्थर की मेज पर रखी। फिर उसने अपनी सबसे कीमती वस्तु बुक ऑफ फोजिंग निकाली। नीतीश अभी केवल एक बेसिक फोजिंग अप्रेंटिस था। एक लेवल 3 कांस्य उपकरण जैसे गैरिसन कवच बनाने में उसकी सफलता दर सामान्यतः 5% से अधिक नहीं होती। एक भी विफलता का मतलब था 1 सिल्वर से अधिक का नुकसान, जिसे बड़े गिल्ड भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। लेकिन नीतीश के पास दार्शनिक पत्थर था, जिससे सामग्री सस्ती थी, लागत केवल 80 कॉपर, और सबसे महत्वपूर्ण वस्तु बुक ऑफ फोजिंग थी। बुक ऑफ फोजिंग कांस्य उपकरणों की सफलता दर को 50% तक बढ़ा सकती थी। नीतीश का गणित, बेस चांस 5%, बुक ऑफ फोजिंग प्लस 50%, इंटरमीडिएट रूम सुविधाएं प्लस 3%, रहस्यमयी ज्वाला प्लस अतिरिक्त बोनस। कुल मिलाकर नीतीश के पास अब गैरिसन कवच बनाने की लगभग 60% सफलता दर थी। सामान्य खिलाड़ियों के लिए ये सपना जैसा था। नीतीश ने काम शुरू किया। उसने आग में तांबे और कांस्य अयस्क को पिघलाया। 5 मिनट बाद अयस्क पिघलकर एक ढेर बन गया। उसने मैजिक एसेंस मिलाया और लाल गर्म अयस्क को धातु के फेल्ट पर रख दिया। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था हथौड़ा मारना। नीतीश ने 100 रिफाइनमेंट हैमर को पकड़ा और पूरी ताकत व सटीकता से वार करना शुरू किया। डांग डांग डांग, चिंगारियां चारों दिशाओं में उड़ गईं। हथौड़े की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। नीतीश ने हर वार सावधानी से किया। भले ही उसने पिछले जीवन में फोजिंग नहीं सीखी थी, लेकिन उसने मास्टर्स को काम करते देखा था। 100 बार हथौड़ा मारने के बाद नीतीश को लगा कि यह सही है। उसने पसीना पोंछा और कंप्लीट बटन पर क्लिक किया। लाल गर्म अयस्क बदलना शुरू हो गया। 5 सेकंड के भीतर यह चांदी सफेद रंग के कवच में बदल गया। सतह पर इसमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा था। हालांकि उपकरण की सफल फोजिंग सिर्फ उसकी दिखावट पर निर्भर नहीं करती थी, उसकी गुणवत्ता भी मायने रखती थी। अगर फोजिंग खराब हुई तो ये कांसे के बजाय कॉमन रैंक का कचरा बन जाएगा। नीतीश ने सांस रोककर कवच की जानकारी स्टैट्स की जांच करने के लिए हाथ बढ़ाया। दुनिया फोर्जिंग एसोसिएशन फोर्जिंग रूम। नीतीश को थोड़ा घबराहट महसूस हो रही थी। भले ही वो अमीर बन गया हो, लेकिन कोई भी अपनी मेहनत की कमाई यूं ही नहीं खोना चाहता। उसने अभी अभी 100 रिफाइनमेंट हैमर और 100 गुना शुद्ध इस्पात यानी 100 फोल्ड रिफाइंड स्टील का उपयोग करके एक गैरिसन कवच बनाया था। उसने कवच की जानकारी की जांच की। पहचान प्रक्रिया जारी है। लाल लोडिंग बार धीरे धीरे ऊपर चढ़ा। सिस्टम, गैरिसन हैवी आर्मर सफलतापूर्वक निर्मित हो गया है। गैरिसन हैवी आर्मर कांस्य श्रेणी का प्लेट आर्मर, स्तर 3, रक्षा प्लस 25, ताकत प्लस 2, सहन शक्ति प्लस 4, HP प्लस 150, अतिरिक्त क्षमता डिफेंस पावर प्राप्त होने वाली क्षति को 5% तक कम करती है। अद्भुत! नीतीश की आंखें चमक उठीं। ये साधारण गैरिसन कवच नहीं था, ये हैवी आर्मर था। इसमें अतिरिक्त 5% डैमेज रिडक्शन था। ये किसी भी टैंक खिलाड़ी के लिए भगवान का दिया हुआ तोहफा था। इसकी कीमत कम से कम 10 चांदी के सिक्के होनी चाहिए थी। नीतीश ने अगले 2 घंटे तक बिना रुके काम किया। उसने कुल 23 गैरिसन कवच बनाए। इनमें से कुछ में अतिरिक्त गुण थे और कुछ साधारण थे, लेकिन हर एक कवच एक सोने की खदान था। इसी बीच नीतीश लेवल 3 पर भी पहुंच गया। फोर्जिंग से मिलने वाले अनुभव ने उसे लेवल अप करा दिया था। उसकी फोर्जिंग दक्षता भी 44 अंक तक बढ़ गई थी। नीतीश फोर्जिंग रूम से बाहर निकला और सीधे नीलामी घर गया। उसने 11 साधारण गैरिसन कवच, जिनमें अतिरिक्त रक्षा क्षमता नहीं थी, नीलामी में डाल दिए। शुरुआती कीमत 4 चांदी के सिक्के। उसने जानबूझकर बेहतरीन कवच जैसे हैवी आर्मर को अभी नहीं बेचा। वो चाहता था कि पहले गिल्ड्स साधारण कवचों के लिए लड़ें और उन्हें इनकी आदत हो जाए। बाद में वो बेहतरीन कवच को और भी ऊंची कीमत पर बेचेगा। उसके बाद नीतीश ने बाहर निकलकर अपना स्टॉल लगाया और फिर से मैजिक एसेंस और स्टोन खरीदना शुरू कर दिया। आधे घंटे में उसका बैग फिर से भर गया। तभी उसने समय देखा। गॉड्स डोमेन में रात होने वाली थी और असली दुनिया में सुबह हो चुकी थी। अब आराम करने का समय है, नीतीश ने सोचा और लॉग ऑफ कर दिया। असली दुनिया।
नीतीश ने अपना हेलमेट उतारा। सूरज की किरणें उसके छोटे से किराए के अपार्टमेंट में खिड़की से अंदर आ रही थीं। उसका शरीर 10 घंटे तक लेटे रहने के कारण सुन्न हो गया था। नीतीश उठा और स्ट्रेचिंग करने लगा। ये एक ऐसा युग था जहां शारीरिक फिटनेस सब कुछ थी। वैज्ञानिकों ने मानव जीवन को बढ़ा दिया था और अब व्यायाम ही जीवन का आधार था। विश्वविद्यालय में भी एथलीटों और मार्शल आर्टिस्टों को सबसे ज्यादा सम्मान मिलता था। अपने पिछले जीवन में नीतीश ने अपने शरीर की उपेक्षा की थी, जिसका उसे बाद में बहुत पछतावा हुआ था, लेकिन इस बार वो वही गलती नहीं दोहराएगा। नीतीश ने आधे घंटे तक पुशअप्स और सिटअप्स किए। पसीने से लथपथ होने के बाद वो नूडल्स बनाने जा ही रहा था कि उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था झाओ रुआक्सी, क्लास मॉनिटर। नीतीश हैरान था। कॉलेज के 4 सालों में उसकी इस लड़की से मुश्किल से 100 शब्द बात हुई होगी। हेलो क्लास मॉनिटर, क्या बात है? नीतीश ने फोन उठाया। नीतीश, जल्दी कॉलेज आ जाओ। सुबह 11 बजे ब्लॉक 3 क्लास 401 में एक बहुत जरूरी अनाउंसमेंट होने वाली है। झाओ रुआक्सी की आवाज में थोड़ी जल्दबाजी थी। नीतीश ने घड़ी देखी। 10 साढ़े बज चुके थे। ठीक है, मैं अभी निकलता हूं, नीतीश ने कहा और फोन काट दिया। नीतीश ने जल्दी से कपड़े बदले और कॉलेज की ओर दौड़ लगा दी। उसे अंदाजा नहीं था कि ये जरूरी अनाउंसमेंट क्या थी, लेकिन उसे लग रहा था कि ये कुछ बड़ा होने वाला था। क्या ये गॉड्स डोमेन से जुड़ा था, या कॉलेज में कोई नई प्रतियोगिता होने वाली थी, और क्या झाओ रुआक्सी का अचानक फोन करना किसी नई कहानी की शुरुआत थी? कॉल काटने के बाद शी फेंग ने तुरंत अपने इंस्टेंट नूडल्स खाए और स्कूल की ओर भागे। जब वो रास्ते में था, शी फेंग को आखिरकार ये घटना याद आई। ये उन कारणों में से एक था जिसके कारण उसके माता पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे। शी फेंग के पिछले जीवन में वो और ब्लैकी शैडो वर्कशॉप में शामिल हो गए थे। जब झाओ रुआक्सी ने उसे स्कूल जाने के लिए बुलाया तो उसने जाने के बजाय गॉड्स डोमेन खेलना जारी रखना चुना। वो बहुत कठिनाई के बाद शैडो वर्कशॉप में शामिल हुआ। यदि वो शैडो में पदोन्नति चाहता था तो उसे अच्छा प्रदर्शन करना होगा। कक्षा में होने वाली छोटी मोटी बातों की परवाह करने का उसके पास समय कहाँ था। नतीजतन उसकी विश्वविद्यालय की सिफारिश अस्तित्वहीन हो गई। यद्यपि ये सिर्फ एक सिफारिश थी, ये छात्रों को बेहतर नौकरियां खोजने में मदद कर सकती थी। वर्तमान समाज का तनाव स्तर बहुत अधिक था और नौकरियां ढूंढना आसान नहीं था। ऐसी सिफारिश कंपनी के उच्च स्तरों की ओर एक सीढ़ी होगी। शी फेंग के माता पिता इस घटना के बारे में पता चलने के बाद बहुत चिंतित थे। ये ऐसी चिंताओं के कारण भी था कि उसके माता पिता पर मानसिक तनाव काफी बढ़ गया था, लेकिन शी फेंग के माता पिता ने कभी उसे ये नहीं बताया। इसके बजाय उन्होंने उसे प्रोत्साहित किया। वे नहीं चाहते थे कि वो अपने घरेलू कर्ज के बारे में चिंता करे। नतीजतन वे शारीरिक और मानसिक रूप से थके हुए हो गए और 1 साल बाद गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। इस जीवन में शी फेंग ऐसी आपदा को दोहराना नहीं चाहते थे, भले ही सिफारिश उनके लिए बिल्कुल बेकार थी। हालांकि वो उस कारण को भी जानना चाहते थे जिसके कारण उन्हें सिफारिश खोनी पड़ी। शी फेंग को अपनी कक्षा में परिणामों के संबंध में औसत माना जाता था। उसे सिफारिश प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं थी, उसका इसमें कोई हिस्सा नहीं था। ऐसी स्थिति का एकमात्र कारण जो वो सोच सकता था वो घटना थी जो आज होने वाली थी। विश्वविद्यालय में चलने के बाद शी फेंग ने एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति की खोज की। स्कूल में भीड़ थी। आज विश्वविद्यालय में छात्रों की असामान्य संख्या थी। आमतौर पर विश्वविद्यालय परिसर के भीतर इतने लोग नहीं होते। छात्र आमतौर पर पुस्तकालय में पढ़ते या बाहर इकट्ठा होकर मस्ती करते। सबसे खराब स्थिति में वे बस अपने छात्रावासों में रहते और खेल खेलते। वर्तमान स्थिति के विपरीत वे आमतौर पर टहलने के लिए बाहर नहीं आते। जब शी फेंग टीचिंग ब्लॉक 3 की ओर चले तो उन्होंने पाया कि सामान्यतः खाली कक्षाएं लोगों से भरी हुई थीं। वे सभी पूरी तरह से भरे हुए थे। आज क्या हो रहा है? शी फेंग असमंजस में थे। जैसे ही शी फेंग कक्षा 401 में दाखिल हुए, उन्हें कमरे में हवा थोड़ी अजीब लगी। उनके सहपाठियों ने सभी ने अपनी निगाहें उनकी ओर मोड़ दी। उनके चेहरे आश्चर्य से भरे हुए थे। शी फेंग ऐसे थे जैसे कोई ऐसी चीज जो वहां नहीं होनी चाहिए थी फिर भी वास्तव में दिखाई दी थी। पुरुष छात्रों ने केवल शी फेंग पर नजर डाली। उन्होंने उसे कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि वे अपनी बातचीत जारी रखे हुए थे। इस बीच कक्षा में कुछ शानदार ढंग से कपड़े पहने महिलाओं ने शी फेंग को घृणा के भाव भेजे। हालांकि शी फेंग ऐसी प्रतिक्रियाओं के आदी हो चुके थे। जब वो मुड़कर उन्हें देखने वाले थे तो महिलाओं ने तुरंत अपना सिर घुमा लिया। सहपाठी शी फेंग, तुम यहाँ हो, बैठने के लिए जगह ढूंढो। जब सहपाठी लिंग फीलोंग आएंगे तो कक्षा में सभी उपस्थित होंगे। महिला मॉनिटर झाओ रुआक्सी। जब उसने शी फेंग से बात की तो उसके चेहरे पर शांत अभिव्यक्ति थी, जैसे कि ये सब केवल औपचारिकता के लिए था। हालांकि शी फेंग को झाओ रुआक्सी की आंखों में थोड़ी सी उम्मीद महसूस हुई जब वो मुड़कर उसे देखने लगी। हालांकि वो उम्मीद उसकी ओर लक्षित नहीं थी, बल्कि शायद उस लिंग फीलोंग की ओर थी जिसके बारे में उसने बात की थी। ठीक है, शी फेंग ने अपना सिर हिलाया, बस एक कोने में बैठने का चुनाव किया। अन्य पुरुष सहपाठियों के साथ बैठकर बातचीत शुरू करने के बारे में शी फेंग केवल उनके भावों को देखकर बता सकते थे कि यह असंभव होगा। ऐसी स्थिति के संबंध में शी फेंग केवल एक कड़वी मुस्कान छोड़ सकते थे। अपने पिछले जीवन में वो वास्तव में एक कार्यशील इंसान होने में विफल रहा है। कॉलेज का विद्रोह और पुराने दुश्मन। जब सभी लोग लिंग फिलोंग को बधाई दे रहे थे तो उस व्यक्ति ने खुद कमरे के एक कोने में अपनी आंखें घुमाईं, जिस कोने में नीतीश बैठा था। नीतीश को देखकर उसकी आंखों में असंतोष की झलक थी। वो क्लास का गौरव था और इससे भी बढ़कर एक भविष्य का सेलिब्रिटी।
फिर भी नीतीश जैसा एक हीन छात्र वास्तव में उसकी चापलूसी करने का इरादा नहीं रखता था। चापलूसी के एक दौर के बाद लिंग फिलोंग ने छात्रों को अपनी सीटों पर लौटने की अनुमति दी। मैं आप सभी को आपके समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। कृपया एक पल के लिए शांत हो जाएं। मैं आज यहां इसलिए हूं क्योंकि मेरे पास एक मामला है जिस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं, लिंग फिलोंग ने कहा। लिंग फिलोंग की घोषणा सुनकर सभी ने ध्यान से सुना। केवल नीतीश को लिंग फिलोंग के मामले में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि लिंग फिलोंग को बोलते हुए सुनकर नीतीश खुद को ध्यान देने से रोक नहीं पाया। ये स्कूल की सिफारिश से संबंधित कुछ है, लिंग फिलोंग ने शांति से कहा। हर कोई जानता है कि मैं लड़ाई के प्रति कितना जुनूनी हूं। हालांकि स्कूल में मेरे ग्रेड उतने अच्छे नहीं हैं, इसलिए मेरी सिफारिश में कुछ समस्याएं आ गई हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि यहां कोई एक सीट छोड़ दे। स्कूल पहले ही इस पर सहमत हो गया है, इसलिए मैं इस मामले पर दूसरों के साथ चर्चा करने के लिए यहां हूं। भाई लॉन्ग, ये केवल एक मामूली बात है। ये केवल एक सिफारिश है। क्लास के गौरव के रूप में जब तक भाई लॉन्ग इसकी मांग करेंगे, क्लास में निश्चित रूप से कोई होगा जो अपनी सीट छोड़ने को तैयार होगा, एक चापलूस पुरुष छात्र ने कहा। हालांकि क्लास में हर कोई इस व्यक्ति के शब्दों से सहमत था, लेकिन कोई भी स्वेच्छा से अपनी सिफारिश देने के लिए खड़ा नहीं हुआ। अंत में नौकरी ढूंढना बहुत मुश्किल था। एक बड़ी कंपनी में काम करते समय सिफारिश एक व्यक्ति की शैक्षिक पृष्ठभूमि से कहीं अधिक मूल्यवान थी। यदि वे अपनी सिफारिश छोड़ देते तो वे भविष्य में क्या करते? जहां तक उन लोगों का सवाल है जिनके पास शुरू से ही सिफारिश का कोई अधिकार नहीं था, स्वाभाविक रूप से सुरक्षित दूरी से खड़े होकर बहादुर होना आसान था। वे लगातार दूसरों को गर्म खून वाले पागलों की तरह उकसाते रहे। लिंग फिलोंग का चेहरा थोड़ा गहरा गया जब उसने देखा कि कोई पहल नहीं कर रहा है। चूंकि हर कोई इतनी सक्रियता से प्रतिक्रिया दे रहा है, तो ये अच्छा नहीं होगा अगर मैं ही चुनने वाला हूं। ऐसा करते हैं, चलो हाथ उठाते हैं और वोट करते हैं, लिंग फिलोंग ने मुस्कुराते हुए सुझाव दिया। ये एक अच्छा विचार है, भाई फिलोंग सबसे चतुर हैं। तो चलो वोटिंग शुरू करते हैं। सभी गर्म खून वाले पागल एक के बाद एक खड़े हो गए। उनके चेहरे पर खुशी के भाव थे, दूसरों के दुर्भाग्य पर खुशी। दीवार के पास बैठे नीतीश इस दृश्य को देखकर अचानक प्रबुद्ध हो गए। धिक्कार है, तो ये कमीने थे जिन्होंने मेरी सिफारिश चुराई थी। नीतीश के दिल में क्रोधित लौ जल उठी। वो वास्तव में अपने पिछले जन्म में मूर्ख था कि उसने वास्तव में लिंग फिलोंग के साथ काम किया। हालांकि इस जन्म में नहीं। यदि लिंग फिलोंग इस जन्म में उसे परेशान करना चाहता था, तो उसे उसी तरह प्रतिक्रिया देने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। शायद ये उसके पिछले जन्म का एक सिलसिला था, लेकिन मतदान के परिणामों में जरा भी बदलाव नहीं आया। छात्रों ने तुरंत नीतीश को सिंहासन पर बैठा दिया। साथ ही छात्र नीतीश, तुम वास्तव में भाग्यशाली हो। मैं तुमसे थोड़ा ईर्ष्या करता हूं। तुम्हें आपसे भाई लॉन्ग का साथ मिलेगा। तुम्हें हमारा आभारी होना चाहिए। क्लास में हर कोई नीतीश को बधाई देने लगा, जैसे नीतीश ने अभी अभी 5 मिलियन क्रेडिट लॉटरी जीती हो। साथ ही छात्र नीतीश, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज स्कूल खत्म होने के बाद मैं तुम्हें मेपल लीफ बार में मेरे साथ ड्रिंक के लिए आमंत्रित करता हूं। लिंग फिलोंग एक पाखंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसने नीतीश को अपनी नजरों में बिल्कुल नहीं रखा। उसकी आवाज में कृतज्ञता का एक भी संकेत नहीं था, केवल तिरस्कार था। इसके बाद वो अन्य छात्रों की ओर मुड़ा और कहा, बेशक बाकी सभी को भी आमंत्रित किया जाता है, आज हम खुद का आनंद लें। एक पल रुकिए, नीतीश ने अचानक कहा। अचानक कक्षा में सभी की निगाहें नीतीश की ओर मुड़ गईं। अगर नीतीश ने स्वयं कुछ नहीं कहा होता, तो शायद वे उसके अस्तित्व को कब का भूल चुके होते। क्या मैं जान सकता हूं कि सहपाठी नीतीश कुछ कहना चाहता है? लिंग फिलोंग ने मुस्कुराते हुए नीतीश की ओर देखा और पूछा। मैं इससे सहमत नहीं हूं, तो तुम लोग अकेले ही इतना खुश क्यों हो रहे हो? नीतीश ने लिंग फिलोंग की ओर एक नजर डालते हुए कहा, अगर तुम में से कोई उसे सिफारिश देना चाहता है तो दे दो। वैसे भी मैं अपनी सिफारिश नहीं छोड़ूंगा। अगर कोई और बात नहीं है तो मैं जा रहा हूं। अचानक पूरी कक्षा में सन्नाटा छा गया। किसी को भी ये कल्पना नहीं हो सकती थी कि नीतीश, जिसे दूसरी कक्षाओं के छात्र लगातार तंग करते थे, वास्तव में लिंग फिलोंग के खिलाफ विद्रोह कर देगा। उसका यह व्यवहार बहुत ही असामान्य था। क्या नीतीश को लिंग फिलोंग द्वारा पीट पीट कर निकाले जाने का डर नहीं था? लिंग फिलोंग भी हैरान था। हालांकि नीतीश के कार्यों के कारण नहीं, बल्कि नीतीश की मूर्खता के कारण। क्या उसे सचमुच ये लगा था कि वो अपनी सिफारिश को सौंपने से इनकार करके उसे बचा सकता था? ये पूरे वर्ग द्वारा मतदान करके लिया गया निर्णय था। नीतीश के इनकार करने पर भी इसका कोई अर्थ नहीं होता। समय आने पर विश्वविद्यालय उसे सिफारिश पत्र दे ही देता। यद्यपि परिणाम अपरिवर्तनीय था, फिर भी नीतीश ने मूर्खतापूर्ण ढंग से उसके विरुद्ध खड़े होने का विकल्प चुना। क्या नीतीश को मूर्ख कहा जाना चाहिए, या फिर उसका दिमाग थोड़ा खराब था? ठीक उसी समय जब लिंग फिलोंग कुछ करने ही वाला था, दरवाजे के बाहर से एक अधीर आवाज सुनाई दी। छोटे लॉन्ग, क्या तुम्हारा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ? भाई झांग को इंतजार करना पसंद नहीं है। एक लंबा गोरा युवक दरवाजे से अंदर आया। उसके पीछे आकर्षक पोशाक पहने एक लड़की थी। उन दोनों को देखकर छात्र ईर्ष्या से भर उठे। नीतीश ने एक नजर घुमाई और पाया कि वो वास्तव में एक परिचित था। लंबा और सुनहरे बालों वाला वो युवक संयोगवश फ्लेमिंग टाइगर ही था। उसका असली नाम जो यूहू था, और वो नीतीश की तरह ही विश्वविद्यालय का चौथे वर्ष का छात्र था। वो बहुत प्रतिभाशाली था और इस बार विश्वविद्यालय की फाइटिंग प्रतियोगिता में उसने तीसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं जो यूहू के साथ खड़ी मनमोहक युवती भी नीतीश की परिचित थी। उसका नाम किंशु यू था और वो हाई स्कूल में नीतीश की सहपाठी थी। उस समय वो अपनी कक्षा की सबसे होनहार छात्रा भी थी।
उन दिनों नीतीश सचमुच अंधा था। कम उम्र और नासमझी में वो किन शुयू से मोहित हो गया था, यहाँ तक कि उसने उससे अपने प्यार का इजहार भी कर दिया था। स्वाभाविक रूप से परिणाम अस्वीकृति ही रहा। विश्वविद्यालय में प्रवेश के बाद किन शुयू जो यूहू की प्रेमिका बन गई थी। किन शुयू ने नीतीश के प्यार के इजहार के बारे में जो यूहू को बताया भी था। परिणाम स्वरूप नीतीश की देखभाल अक्सर अन्य कक्षाओं के छात्र करते थे। शैडो में शामिल होने के बाद नीतीश को अक्सर निरर्थक काम सौंपे जाते थे, जिससे गॉड्स डोमेन में उसका विकास रुक गया। भाई हूँ, आप यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ का काम निपटाते ही मैं तुरंत चला जाऊंगा। जब लिंग फिलोंग ने आए हुए व्यक्ति को देखा तो वो मुस्कुराते हुए सम्मानपूर्वक उनका स्वागत करने के लिए उनके पास गया। तुम्हें और कितना समय चाहिए? मेरे पास इतना समय नहीं है, जो यूहू ने भौहें से कोड़ते हुए अधीरता से कहा। नीतीश गेम आईडी फेंग की वजह से आज उसे टीम लीडर के पद से हटा दिया गया था, जबकि वो अभी हाल ही में लेवल 2 पर पहुंचा था। इसके बाद उसे भाई झांग से डांट भी पड़ी। इन सब बातों से वो मन ही मन बहुत नाराज हो गया था। 2 से 3 मिनट काफी होंगे, लिंग फिलोंग ने जवाब दिया। उन्हें लगा कि नीतीश को एक सभ्य व्यक्ति बनने के तरीके सिखाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अच्छा तो जल्दी करो, जो यूहू ने मांग की। इस समय किनशुयू की नजर अनजाने में नीतीश पर पड़ी। उसका चेहरा अचानक बिगड़ गया। नीतीश के बारे में उसकी राय अच्छी नहीं थी। उसके पास ना तो पैसा था और ना ही दौलत। उससे जरा भी सुरक्षा या ताकत का एहसास नहीं होता था। जो यूहू से तुलना करें तो दोनों में लाखों करोड़ों का अंतर था। नीतीश ने तो अपनी हैसियत जाने बिना ही उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया था। ये उसके लिए सरासर अपमान था और इसी वजह से दूसरी लड़कियां अक्सर उसका मजाक उड़ाती थीं। किन शुयू के चेहरे पर घृणा देखकर जो यूहू ने अपने मजबूत हाथ से उसकी ठोड़ी को ऊपर उठाते हुए चिढ़ाते हुए कहा, बेबी, मैं अभी उसके लिए उसका ख्याल रखूंगा, कहीं वो फिर से तुम्हारे सामने ना आ जाए। किन शुयू ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसका जो यूहू को रोकने का कोई इरादा नहीं था। अरे बदमाश, इधर आओ। जो यूहू ने नीतीश की ओर उंगली करते हुए जोर से दहाड़ा। जो यूहू के दबदबे वाले अंदाज को देखकर सब हैरान रह गए। आखिर जो यूहू कौन था? वो स्कूल की फाइटिंग प्रतियोगिता में 3रे स्थान पर था। 9वें स्थान पर रहे लिंग फिलोंग की तुलना में वो कहीं अधिक शक्तिशाली था। उसके एक ही वार से किसी को भी आधे महीने के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता था। लिंग फिलोंग स्वाभाविक रूप से समझ गया कि उसके सामने क्या हो रहा है। जो यूहू नीतीश से चिढ़ गया था और उसे सबक सिखाना चाहता था। असल में वो भी नीतीश को सबक सिखाना चाहता था और पूरी कक्षा को अपनी ताकत दिखाना चाहता था। अगर वो अभी नीतीश को सबक सिखा देता तो न केवल वो खुद का भला करता, बल्कि जो यूहू पर भी एहसान कर बैठता, यानी एक तीर से 2 निशाने साध लेता। इसलिए लिंग फिलोंग आगे बढ़ा और बोला, भाई हूँ, आपको खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है। असल में मैं पहले से ही इस लड़के को सबक सिखाना चाहता था। मुझे 30 सेकंड दीजिए। लिटिल लॉन्ग, तो पहले आपको यही मामला निपटाना था। जो यूहू ने नीतीश की ओर तिरस्कार भरी नजर से देखा। उसने होंठ चाटे और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मुझे करने दो, मैं भी थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। ये कहते हुए जो यूहू ठंडी मुस्कान के साथ नीतीश की ओर चल पड़ा। असली लड़ाई और बड़ा दांव। जो यूहू दबंग अंदाज में नीतीश की ओर बढ़ा। वो इस बार खुद नीतीश को सबक सिखाना चाहता था। पहले वो हमेशा दूसरों को ये काम सौंप देता था, लेकिन नीतीश अभी भी ये नहीं सीख पाया था। आज वो चाहता था कि नीतीश इस सबक को अच्छी तरह से समझ ले। वहां मौजूद सभी लोग नीतीश के लिए आने वाले अंजाम को देख सकते थे। एक ऐसे समाज में जहां पूरी आबादी को शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाता था, छात्रों के बीच लड़ाई झगड़े आम बात थी। मामूली चोटें भी बहुत आम थी। जब तक बात हद से आगे नहीं बढ़ती थी, तब तक कोई घटना नहीं होती थी। हालांकि जो यूहू के मौजूदा रवैये को देखते हुए नीतीश को कम से कम 1 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ेगा। उस समय नीतीश मंच पर अपना स्नातक प्रमाण पत्र लेते समय प्लास्टर पहने होंगे। रुको जो यूहू, ये हमारी कक्षा है। तुम्हारे जैसे बाहरी व्यक्ति को हमारी कक्षा के किसी छात्र को धमकाने का क्या अधिकार है? झाओ रुऑक्सी ने अचानक नीतीश के सामने आकर उसे घेर लिया। जो यूहू के दबदबे वाले व्यक्तित्व से उसे जरा भी डर नहीं लगा और उसने उसे फटकार लगाई। झो रुऑक्सी के इस कदम ने निस्संदेह सभी को चौंका दिया। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आमतौर पर सौम्य और शालीन रहने वाली झाओ रुऑक्सी एक कमतर छात्र का साथ देगी। वो तो झो यूहू को चुनौती भी दे रही थी। उसका साहस देखकर तो मानो उसका दिल ही मजबूत था। रुऑक्सी, बवाल मत खड़ा करो। भाई हूँ तो बस नीतीश को कुछ सलाह देना चाहते हैं। ये नीतीश के लिए सौभाग्य की बात होगी। नीतीश को हमेशा दूसरे लोग तंग करते रहते हैं, लेकिन भाई हूँ की सलाह से शायद उसमें कुछ सुधार आए और वो एक सभ्य इंसान बनना सीख जाए। लिंग फिलोंग ने मुस्कुराते हुए समझाया। झाओ रुऑक्सी की असाधारण सुंदरता और आकर्षक कदकाठी के कारण वो उसे हमेशा से अपनी निजी संपत्ति की तरह मानता था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो नीतीश का साथ देगी। अचानक नीतीश के प्रति उसका गुस्सा और भी भड़क उठा। हालांकि अपना गुस्सा जाहिर करना उसके लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए उसने झाओ रुऑक्सी का कोमल हाथ हल्के से खींच लिया। वो उसे दूर खींचना चाहता था ताकि वो उसके रास्ते में बाधा न बने। सहपाठी लिंग फिलोंग, कक्षा के गौरव होने के नाते क्या तुम चुपचाप देखते रहोगे जब हमारे एक सहपाठी को सताया जा रहा है? झाओ रुऑक्सी ने लिंग फिलोंग का हाथ झटकते हुए गुस्से से पूछा। उसने पहले सोचा था कि लिंग फिलोंग का व्यक्तित्व अच्छा है। उसने कुश्ती प्रतियोगिता में भी असाधारण प्रदर्शन किया था, इसलिए उसने उसे एक होनहार छात्र समझा था। हालांकि उसने ये नहीं सोचा था कि वो पाखंडी होगा।
रॉक्सी, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम गलत समझ रही हो। नीतीश को सभ्य व्यवहार करना नहीं आता, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब जब भाई हूँ उसे सभ्य व्यवहार करना सिखाने जा रहे हैं तो भविष्य में ये उसके लिए फायदेमंद होगा। लिंग फीलोंग ने बड़े गर्व से कहा, मानो जो कुछ भी हो रहा है वो नीतीश के भले के लिए ही हो रहा हो। तुम लिंग फीलोंग पर झाऊ रॉक्सी बहुत क्रोधित हुई। वो तुरंत नीतीश की ओर मुड़ी और बोली, जल्दी जाओ, मैं उसे रोके रखूंगी। ये छोटी लड़की दिलचस्प और बेहद आकर्षक है, मुझे पसंद है। जो यूहू की निगाहें झाऊ ऑक्सी पर टिक गईं और उसे जो दिखा वो उसे बेहद पसंद आया। उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और उसने झाऊ ऑक्सी के कोमल चेहरे को सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया। अब उसका ध्यान नीतीश पर बिल्कुल नहीं था। हालांकि इससे पहले कि उसका नमकीन सुअर जैसा हाथ झाऊ ऑक्सी को छू पाता, दूसरे ने उसे झटककर हटा दिया। झो यूहू, चूंकि तुम मुझसे विचारों का आदान प्रदान करना चाहती हो, मैं सहमत हूं, लेकिन सिर्फ विचारों का आदान प्रदान करने से कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा। क्यों न इसे थोड़ा रोमांचक बनाया जाए? नीतीश ने शांत मुस्कान के साथ प्रस्ताव रखा। वो एक कदम आगे बढ़ा, झाऊ रॉक्सी की कोमल बाह को पकड़कर उसे एक तरफ खींच लिया। झाऊ रॉक्सी ने नीतीश की हरकतों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब तक उसे नीतीश के पीछे घसीटा नहीं गया, तब तक वो नीतीश के सामान्य कद को देखकर अचंभित नहीं हुई। नीतीश इतना मर्दाना कब हो गया? हालांकि उसे यह भी लगा कि नीतीश बहुत मूर्ख है। वो झो यूहू के साथ सलाह मशविरा कैसे कर सकता है? अब झो यूहू को नीतीश को सबक सिखाने का बहाना मिल जाएगा। झो यूहू रिंग गुस्से से लाल हुए अपने हाथ के पिछले हिस्से को रगड़ा। उसने नीतीश को घूर कर देखा और अचानक पाया कि नीतीश का वर्तमान रूप बेहद शांत और स्थिर था। ऐसा लग रहा था मानो झो यूहू किसी बिल्कुल अलग व्यक्ति को देख रहा हो। पहले नीतीश आसानी से भड़क उठता था और दूसरों से झगड़ा करने लगता था, लेकिन अब वो न केवल शांत था बल्कि खुशी से मुस्कुरा भी रहा था। क्या उसके मस्तिष्क को क्षति पहुंची थी? लिंग फीलोंग को नीतीश का हाथ झाऊ ऑक्सी को छूते हुए देखकर बहुत गुस्सा आया। वो तुरंत कुछ करना चाहता था, लेकिन उसने अपने गुस्से को रोक लिया। उसने भविष्य में नीतीश को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया था। बच्चे, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, मुझे चुनौती दे रहे हो, वाकई दिलचस्प। तो मैं 1000 क्रेडिट की शर्त लगाता हूं। अगर तुम जीतते हो तो 1000 क्रेडिट तुम्हारे होंगे। अगर हारते हो तो मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो और साथ ही मुझे 1000 क्रेडिट का हर्जाना भी दो। कैसा रहेगा? क्या तुम तैयार हो? झो यूहू गुस्से से मुस्कुराया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि नीतीश का दिमाग इतना खराब हो चुका है कि उसे उकसाने की हिम्मत कर रहा था। कितनी छोटी सी शर्त है, क्या तुम्हें इसे जोर से कहने में शर्म नहीं आती? नीतीश ने सिर हिलाया और तिरस्कार से नाक सिकोड़ी। कुछ दिनों तक ना मिलने के बाद तो तुम्हारी हिम्मत ही बढ़ गई है। अब बताओ शर्त क्या है? जो यूहू गुस्से में हंस पड़ा। वो जानता था कि नीतीश गरीब है और उसके पास 1000 क्रेडिट भी देने के पैसे नहीं थे, लेकिन अब उसने सौदेबाजी की रकम बढ़ाने की हिम्मत कर ली थी। क्या वो जल्दी मौत ना मिलने की शिकायत कर रहा था? लगता है उसका दिमाग सचमुच खराब हो गया था। क्या तुमने स्कूल की फाइटिंग प्रतियोगिता में बिग डिपर ट्रेनिंग सेंटर का मेंबरशिप कार्ड नहीं जीता था? उसी को शर्त के तौर पर इस्तेमाल करो। अगर मैं हार गया तो 1 महीने बाद तुम्हें 10,000 क्रेडिट दे दूंगा। अगर शर्त लगाने की हिम्मत नहीं है तो भूल जाओ, नीतीश ने उकसाते हुए कहा। नीतीश के पिछले जन्म में झो यूहू ने यह मेंबरशिप कार्ड सबके सामने दिखाया था। अब नीतीश संयोग से इसका इस्तेमाल अपने शरीर को प्रशिक्षित करने के लिए कर सकता था। बिग डिपर ट्रेनिंग सेंटर जिनहाई शहर में बहुत मशहूर था। वहां का कक्षा के सभी छात्र चुपचाप तमाशा देख रहे थे। किसी ने भी किनशुयू के शब्दों का खंडन नहीं किया, बल्कि उन्हें लगा कि उसके शब्द तर्कसंगत थे। जो यूहू विश्वविद्यालय की फाइटिंग प्रतियोगिता में 3रे स्थान पर था। कई शिक्षकों ने भी उसकी प्रशंसा की थी। सभी का मानना था कि वो आगामी शहर की प्रतियोगिता में नाम कमाएगा। उसके सामने कमजोर और दुबले पतले नीतीश को सबक सिखाना मुर्गे को मारने के लिए कसाई के चाकू का इस्तेमाल करने जैसा था। भले ही वो अभी अडिग है, मुझे लगता है कि नीतीश एक पल में घुटने टेक कर दया की भीख मांगेगा। क्या इसका जिक्र करने की भी जरूरत है? नीतीश 10 सेकंड के भीतर जमीन पर पड़ा होगा। कक्षा में मौजूद छात्र नीतीश की हार के बारे में चर्चा करते हुए हंसने लगे। तुम लोगों को क्या हो गया है? क्या तुम अपने सहपाठी के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? झाओ रॉक्सी ने गुस्से से भरे चेहरे से अपने सहपाठियों की ओर देखते हुए पूछा। सभी छात्र चुप हो गए, लेकिन उनकी आंखों में झाओ रॉक्सी के लिए भी तिरस्कार था। एक लड़की ने धीरे से कहा, तुम बस दिखने में अच्छी हो। अगर ब्रदर लॉन्ग लिंग फीलोंग ना होते तो तुम्हारी बात कौन सुनता? लिंग फीलोंग ने मौके का फायदा उठाया और झाओ रॉक्सी के पास जाकर बोला, रॉक्सी, मुझे पता है कि क्लास मॉनिटर होने के नाते तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन ये सब नीतीश की गलती है। कोई भी नहीं मानता कि वो जीत सकता है। तुम अपना पैसा बर्बाद कर रही हो। मैं भाई हूँ से बात करके तुम्हारा पैसा वापस करवा दूंगा और नीतीश से ही सब कुछ चुकाने के लिए कहूंगा। मैंने कभी नीतीश से पैसे वापस मांगने के बारे में नहीं सोचा, झाओ रॉक्सी ने ठंडे लहजे में कहा। दूसरी तरफ नीतीश की सिफारिश तो तुमने ही ली है। अब उसकी मदद करने के बजाय तुम ताने मार रहे हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती?
झाओ और वाक्सी के शब्दों ने लिंग फीलोंग को गहरा दर्द दिया। वो गुस्से से पीला पड़ गया, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। लिंग फीलोंग ने सोचा था कि वो अपनी ताकत और कक्षा के दबाव का इस्तेमाल करके नीतीश को दबा देगा, लेकिन नीतीश ने उसे धमकी दी और अब झाओ और वाक्सी भी उसका मजाक उड़ा रही थी। लिंग फीलोंग का दिल गुस्से से भर गया। बदमाश, मुझे इतना नुकसान पहुंचाने के बाद बस देखते रहो, लिंग फीलोंग ने नीतीश को घूरते हुए मन ही मन कहा। अखाड़े में नीतीश ने लिंग फीलोंग की शत्रुता को महसूस किया और तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दी। ये वास्तव में एक असमान मुकाबला था, लेकिन लिंग फीलोंग के पक्ष में नहीं, बल्कि नीतीश के पक्ष में। नीतीश के पिछले जीवन में उसने गॉड्स डोमेन में अनगिनत जीवन मरण की लड़ाइयां लड़ी थीं। उसका युद्ध अनुभव और तकनीकें राष्ट्रीय स्तर के मानकों से भी कई गुना अधिक थीं। 10 साल के अनुभव के साथ नीतीश के लिए विश्वविद्यालय का फाइटिंग टूर्नामेंट बच्चों के खेल जैसा था। बदमाश, तुम इधर उधर देखकर कितने लापरवाह हो, देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। जो यूहू ने नीतीश की ओर झपट्टा मारा। उसने नीतीश को अपमानित करने के लिए उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मारा। नीतीश ने जो यूहू के थप्पड़ को पूरी तरह अनदेखा किया और उसके चेहरे की ओर एक हल्का सा मुक्का मारा। जो यूहू ने कभी नहीं सोचा था कि नीतीश का मुक्का इतना सटीक होगा। उसने अपने हाथों से मुक्के को रोका, लेकिन नीतीश के होठों पर मुस्कान आ गई। बिजली की गति से उसका हाथ मुड़ा और जो यूहू की गर्दन की ओर गया। एक सर्जिकल ब्लेड की सटीकता के साथ नीतीश के हाथ ने जो यूहू की गर्दन की मुख्य धमनी पर वार किया। अचानक जो यूहू की नजर धुंधली हो गई और उसे घुटन महसूस हुई। उसे लगा जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो रही थी। नीतीश ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। उसने तुरंत जो यूहू के पेट पर एक और जोरदार मुक्का मारा। जो यूहू रोकना चाहता था, लेकिन उसका शरीर सुन्न हो चुका था। उसे अपनी आंतों में तेज दर्द महसूस हुआ और मुंह से पीला तरल निकल गया। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। नीतीश रुका नहीं। मुक्के के बाद मुक्का जो यूहू के पेट और पसलियों पर बरसा। लगातार हमलों के बाद जो यूहू के पेट का सारा पानी बाहर निकल गया और वो एक मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर गिर गया। पूरा अखाड़ा अचानक खामोश हो गया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि किसी को प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं मिला। मैच के जज ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी और नीतीश को विजेता घोषित किया। वो दौड़कर जो यूहू के पास गया। जज हैरान था। जो यूहू, जो विश्वविद्यालय में तीसरा स्थान रखता था, नीतीश के सामने टिक भी नहीं पाया। जो यूहू की चोटों को देखने के बाद जज हक्का बक्का रह गया। नीतीश की तकनीकें डरावनी थीं। उसकी हर चाल इतनी नपी तुली थी कि उसने जो यूहू की केवल 2-3 पसलियां तोड़ी, लेकिन उसे स्थायी रूप से घायल नहीं किया। उसे ठीक होने में कम से कम 1 महीना लगेगा। जो यूहू को जमीन पर बेसूध पड़ा देखकर यह स्पष्ट था कि उसने अपनी चेतना खो दी थी। शिक्षक ने बताया कि उसे कोई बड़ी चोट नहीं लगी थी, लेकिन उसे 1 महीने से ज्यादा आराम करना था। इसका मतलब था कि 3 हफ्तों बाद होने वाली शहर की फाइटिंग प्रतियोगिता में जो यूहू शामिल नहीं हो पाएगा। सभी की नजरें नीतीश की ओर मुड़ गईं। उन्होंने उसके पतले और कमजोर शरीर को देखा और उस विस्फोटक ताकत को याद करके ठंडी सांस ली। जिन्होंने पहले नीतीश का मजाक उड़ाया था, अब उन्हें डर लग रहा था। पुरुष छात्रों की आंखों में अब डर था। स्कूल का तीसरा सबसे ताकतवर फाइटर नीतीश के सामने एक बार में हार गया था। अगर नीतीश बदला लेना चाहे तो उनका क्या होगा? उन्होंने तो उसकी सिफारिश लिंग फीलोंग को देने की हिम्मत की थी। ये सोचकर उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। सेंट्रल ब्रेन के गवाह के रूप में नीतीश को बिग डिपर ट्रेनिंग सेंटर का सदस्यता कार्ड और 10,000 क्रेडिट प्राप्त हुए। जब नीतीश ने रिंग के नीचे खड़े छात्रों पर अपनी गहरी नजर डाली तो कुछ कमजोर दिल वाले छात्र डर के मारे बेहोश हो गए। शिक्षक, अच्छा नहीं है, छोटा ल्यू बेहोश हो गया है। इससे पहले कि वो वाक्य पूरा होता, एक और छात्र गिर पड़ा। कक्षा में मौजूद छात्राओं ने भी डर के मारे अपने सिर झुका लिए, लेकिन किन शुयू की नजरें नीतीश पर टिकी थीं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस नीतीश को वो बेकार समझती थी, वो इतना शक्तिशाली है। अगर वो उसके साथ होती तो उसका रुतबा कितना बढ़ जाता। किन शुयू ने अपने कपड़े और बाल ठीक किए और नीतीश के पास जाकर बोली, भाई नीतीश, दोपहर हो गई है, मैं तुम्हें एक अच्छे रेस्टोरेंट में लंच पर ले चलना चाहती हूँ, चलो चलते हैं। लेकिन नीतीश ने उसे पूरी तरह अनदेखा कर दिया और सीधे झाओ रुऑक्सी के पास गया। नीतीश की ठंडी और उदासीन आंखों को देखकर किन शुयू को लगा जैसे उसके दिल में चाकू चुभ गया हो। उसे अपने अतीत पर पछतावा हुआ। क्लास मॉनिटर, ये रहे आपके 10,000 क्रेडिट, बाकी 10,000 भी मैं जल्द चुका दूंगा। नीतीश ने मुस्कुराते हुए पैसे लौटाए। झाओ रुऑक्सी हैरान और खुश थी। क्या तुम सच में नीतीश हो? उसने पूछा। उसने हमेशा नीतीश को एक अंतर्मुखी और अकेले भेड़िए के रूप में देखा था, लेकिन आज वो एक सोए हुए ड्रैगन की तरह जागा था। बेशक मैं नीतीश हूं, क्या मैं बहुत हैंडसम हो गया हूं? नीतीश ने मजाक किया। झाओ रुऑक्सी ने पैसे ले लिए और कहा,
10 दिनों बाद यूनिवर्सिटी की फेलोशिप पार्टी है। शहर के बड़े लोग वहां आएंगे, तुम्हें इसमें शामिल होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास फीस के पैसे नहीं हैं तो मैं भर दूंगी। नीतीश ने सोचा, फेलोशिप पार्टी एक बड़ा अवसर थी। धन्यवाद क्लास मॉनिटर, मैं आऊंगा, लेकिन फीस मैं खुद भरूंगा, नीतीश ने कहा। ये सुनकर सब हैरान रह गए। झाओरुऑक्सी जैसी सुंदरी किसी को आमंत्रित कर रही थी और उसके पैसे भरने को तैयार थी। लिंग फिलोंग जो ये सब सुन रहा था, जल भुन गया। नीतीश, इंसान को अपनी औकात पता होनी चाहिए। फेलोशिप पार्टी में बड़े लोग होंगे, तुम्हारे कपड़ों को देखकर सुरक्षाकर्मी तुम्हें बाहर निकाल देंगे, उसने ताना मारा। नीतीश ने ठंडी नजरों से उसे देखा और रिंग की ओर इशारा किया। लिंग फिलोंग, तुमने कहा था कि तुम मुझे सिखाओगे कि एक सही इंसान कैसे बना जाए। ये अखाड़ा है, चलो कुछ नुस्खे बदलते हैं। लिंग फिलोंग डर से कांप गया। झो यूहू का हाल देखकर वो जानता था कि नीतीश से लड़ना मतलब अपनी कब्र खोदना है। ठीक है, मैं हार मानता हूं, तुम जो चाहो ले लो, लिंग फिलोंग ने दांत पीसते हुए कहा। स्कूल द्वारा दिया गया बिग डिपर ट्रेनिंग सेंटर का 5000 क्रेडिट का वाउचर नीतीश ने मांग की। लिंग फिलोंग के पास कोई विकल्प नहीं था, उसने अनिच्छा से वाउचर दे दिया। वाउचर लेकर नीतीश अखाड़े से चला गया। अपने अपार्टमेंट में लौटकर उसने थोड़ी ट्रेनिंग की, लंच किया और फिर अपना वर्चुअल हेलमेट पहन लिया। गॉड्स डोमेन में उसका दूसरा दिन शुरू होने वाला था। रेड लीफ टाउन, रात का समय। नीतीश ने जैसे ही गॉड्स डोमेन में लॉगिन किया, उसे रात के आकाश में पूर्णिमा का चांद दिखाई दिया। सड़कों पर जादुई दीपक जगमगा रहे थे। व्यापार क्षेत्र में इतनी भीड़ थी कि चलना भी मुश्किल था। दिन की खामोशी अब एक कोलाहल भरे बाजार में बदल चुकी थी। जैसे ही नीतीश ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसके कानों में सिस्टम की सूचनाओं की झड़ी लग गई। सिस्टम, आपने नीलामी के लिए जो गैरिसन कवच रखा था वो 5 चांदी और 31 तांबे के सिक्कों में बिक गया है। सिस्टम, गैरिसन कवच 5 चांदी और 67 तांबे के सिक्कों में बिका। सिस्टम, गैरिसन कवच 5 चांदी और 98 तांबे के सिक्कों में बिका। नीतीश हैरान रह गया। उसने सोचा था कि कवच 5 चांदी के सिक्कों में बिकेगा, लेकिन असल में कुछ कवच 6 चांदी और 42 तांबे के सिक्कों तक में बिके थे। कुल मिलाकर 11 गैरिसन कवच बेचकर नीतीश ने 67 चांदी के सिक्कों से अधिक की कमाई कर ली थी। इस राशि ने उसे तुरंत एक सोने के सिक्के यानी 1 गोल्ड कॉइन का मालिक बना दिया। इस समय बड़े बड़े गिल्ड्स के पास भी मुश्किल से 1 या 2 सोने के सिक्के होते थे और उन्हें ये पैसा सैकड़ों सदस्यों पर खर्च करना पड़ता था। लेकिन नीतीश अकेला ही एक गिल्ड जितना अमीर हो गया था। अब मैं सचमुच एक उद्योगपति बन गया हूं, नीतीश ने मुस्कुराते हुए सोचा। उसने अपना स्टॉल लगाया और फिर से वही काम शुरू किया। जादुई सार, मैजिक एसेंस और पत्थर स्टोन्स खरीदना। जादुई सार 6 कॉपर, पत्थर 10 कॉपर और कठोर पत्थर हार्ड स्टोन 23 कॉपर। नीतीश जोर से चिल्लाया। भीड़ तुरंत जमा हो गई। खिलाड़ी अपने फालतू सामान को बेचने के लिए उतावले थे। नीतीश खास तौर पर कठोर पत्थर जमा कर रहा था। ये पत्थर अभी बेकार लग रहे थे, लेकिन लेवल 7 पर पहुंचने के बाद जब हथियारों की मरम्मत की जरूरत होगी तब इनकी कीमत आसमान छुएगी। ये पत्थर धार तेज करने वाले पत्थर वेटस्टोन्स बनाने के काम आते थे, जो हथियारों की मजबूती और डैमेज बढ़ाते थे। नीतीश ने 1 घंटे में 80 स्टैक जादुई सार और 120 स्टैक पत्थर खरीदे, लेकिन कठोर पत्थर केवल 12 स्टैक ही मिल पाए। उसका बैग भर चुका था, इसलिए उसने बैंक जाकर 3000 अतिरिक्त स्लॉट किराए पर लिए। इसके बाद नीतीश नीलामी घर ऑक्शन हाउस गया। वहां का नजारा अजीब था। कई गिल्ड के सदस्य वहां पहरा दे रहे थे, मानो किसी चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हों। नीतीश ने उनकी बातें सुनी। यार, वो गैरिसन कवच अभी तक क्यों नहीं आया? मैं 10 घंटे से इंतजार कर रहा हूं। मैंने सुना है कि उस कवच की वजह से एक गिल्ड ने स्पेशल एलीट बॉस को मार गिराया और ढेर सारा इनाम पाया। अब हर गिल्ड उसे खरीदना चाहता है, चाहे कीमत 7 चांदी के सिक्के ही क्यों ना हो। नीतीश ने यह सुना तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसका कवच सुपरहिट हो चुका था। उसने अपनी इन्वेंट्री खोली और 7 गैरिसन कवच, जिनमें अतिरिक्त रक्षा क्षमता थी, नीलामी में डाल दिए। शुरुआती कीमत 8 चांदी के सिक्के। ये कीमत उसके पिछले अनुमान से 2 चांदी के सिक्के ज्यादा थी, लेकिन गिल्ड्स की हताशा को देखते हुए वे इसे खुशी खुशी खरीदेंगे। उसने अपना सबसे बेहतरीन गैरिसन हैवी आर्मर अभी भी बचा कर रखा था। इसके बाद नीतीश ने नीलामी पैनल खोला और कठोर पत्थर हार्ड स्टोन की खोज शुरू की। क्या अन्य खिलाड़ी भी इसे बेच रहे होंगे? और क्या नीतीश भविष्य के बाजार पर पूरी तरह कब्जा कर पाएगा?